नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं, साइंस विज्ञान की क्लास रहेगी, जिसमें आपका नया चैप्टर रहेगा प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं उनसे संबंधित हम प्रश्न करने वाले हैं। और आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्लास नंबर है आपकी 17 है। इसके पहले 16 यानी 16 क्लासेज हमारी कंप्लीट हो चुकी है, जिसका आई बटन पे ऑलरेडी लिंक दे दिया गया है। डेली हमारी 4 PM में क्लास होती है। इसके बाद 7 PM में लाइव क्लास होती है, तो अवश्य ज्वाइन कीजिए। तो चलिए देर न करते हुए प्राकृतिक घटनाओं के चैप्टर के से इस चैप्टर से हम प्रश्न करेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनमें से पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। एक समतल दर्पण क्षैतिज से 30 कोण बना रहा है। यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से टकराती है तो दर्पण एवं परावर्तित किरण के मध्य कोण होगा, कितने का होगा। यहाँ पे ये कह रहा है, ये क्षैतिज हमारा हो गया। ये कह रहा है कि 30 डिग्री पर यह आपतित हो रही है। ये आपका 30 डिग्री है और ये कोण हम थीटा मान ले रहे हैं, और ये टोटल पूरा हमारा 60 हो जाएगा। ये जो आपका आपतित होके ये कोण निकलेगा, ये हमारा कितने का हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। तो ये हमारी कौन सी परावर्तित किरण कहला जाएगी। तो परावर्तित किरण यानी परावर्तित किरण के मध्य का कोण पूछा जा रहा है, तो हमारा कितना हो जाएगा, यह 60 हो जाएगा। यानी कि जो सी ऑप्शन दिया गया है वह सही हो जाएगा। कोई भी डाउट हो बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। यानी एक समतल दर्पण जो है 36 अगर 30 कोण बना रहा है, कितना, 36 अगर 30 डिग्री का कोण बनाता है, तो यदि एक ऊर्ध्वाधर किरण दर्पण से अगर टकरा जाए, मान लीजिए ये कोई क्षैतिज रेखा है, इस पर ये आपतित हो रही है, तो इस पे क्या है, एक ऊर्ध्वाधर किरण आती है, इसमें टकरा जाती है। जब टकरा जाती है तो यह परावर्तित होके कहाँ जाएगी, इधर जाएगी। जब परावर्तित होके इधर जाएगी और ये आपका आपतित होके ये कोण इधर जाएगा, तो ये कोण 30 हो गया, ये कोण 30 हो गया, तो टोटल ये कोण हमारा कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा। ठीक है, तो 60 यहाँ पे इज द राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित रंगों के प्रकाश में से किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। लाल, हरा, बैगनी, पीला, सब बताइए। तो आप सभी लोग जानते हैं जिस रंग का जो है प्रकाश का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है वह हमारा बैगनी कहलाता है। ठीक है, तो बैगनी जो ऑप्शन दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे अधिक होता है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वास्तविक, छोटा या बड़ा बनता है। तो समतल दर्पण पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह आभासी प्रतिबिंब कह सकते हैं या काल्पनिक कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला ऑप्शन जो दिया गया है वह हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंचता, फिर भी कमरे में अंधेरा नहीं रहता। प्रकीर्णन के कारण, अपवर्तन के कारण, ध्रुवण के कारण, या इनमें से कोई नहीं। सभी बताइए। सिंपल सी बात है, डेली हम इन चीज़ें देखते हैं और साइंस वही है जो हम देखते हैं। तो सूर्य का प्रकाश कमरे में नहीं पहुंच पाता, फिर भी कमरे में अंधेरे नहीं रहता है। इसका रीज़न क्या है। देखिए, अंधेरे में प्रकाश का होना विवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है दोस्तों, विवर्तन के कारण। और विवर्तन जब ऑप्शन में दिया ही नहीं है तो फिर हम किस ऑप्शन को चयन करेंगे, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसके अकॉर्डिंग, विवर्तन के अकॉर्डिंग आपका होता है। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन सदैव एक होता है, उत्तल, अवतल, समतल या प्रत्येक, सभी बताइए। किस दर्पण से बने प्रतिबिंब का आवर्धन जो है सदैव एक होता है,
और वह कहलाता है दोस्तों समतल। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किसी भी प्रश्न पर डाउट है बेफिक्र आप लोग कमेंट कर सकते हैं। किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है वस्तु को गर्म करके, वस्तु पर पालिश करके, वस्तु को अंधकार में रख के या प्रकाशमान वस्तु की सहायता से पता लगाया जा सकता है। तो किसी वस्तु के प्रदीप्त होने का पता किससे चलता है? वस्तु को अंधकार में रखकर पता चलेगा। अगर अंधकार में एक जुगनू का प्रकाश भी हमें प्रकाशमान होता दिखाई देता है, लेकिन दिन में अगर जुगनू दिखेगा तो समझ में नहीं आएगा। तो वस्तु को अंधकार में रखकर प्रकाश की जो है प्रदीप्त होने का पता लगाया जा सकता है। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त वस्तु रखी है तो परावर्तन ऊपर वाले तल से होगा, केवल नीचे वाले से, दोनों तलों के बीच में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। किसी मोटे समतल दर्पण के सामने कोई प्रदीप्त अगर वस्तु रखी है तो परावर्तन कैसे होगा? तो सिंपल सी बात है, परावर्तन जो है दोनों तलों के बीच कई बार होगा। क्या होगा? दोनों तलों के बीच जो है कई बार होगा। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रकाश की तरंगदैर्घ्य की परास है, तो परास के तरंगदैर्घ्य की जो प्रकाश कहलाती है वह कितनी कहलाती है? सभी लोग बताइए। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का परास जो पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए। एनसीईआरटी बेस्ड देखें तो 4000 to 7000 तो ऐसे माना गया है। परास की तरंगदैर्घ्य 10 प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो होती है वह 3900 से लेके 78 तक होती है। किसकी? दृश्य प्रकाश तरंग की बात करते हैं। लेकिन अगर आपके प्रश्न में प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का अगर पूछा जाता है तो आपका फीडबैक क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपके अगले प्रश्न की। कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा अपारदर्शी है क्योंकि? बहुत ही सिंपल सी बातें हैं। हमारे चारों चीज़ें होती हैं, जो चीज़ें विद्यमान हैं वही फिजिक्स और आपका साइंस है। तो कांच पारदर्शी है परंतु कांच का चूरा जो होता है वह अपारदर्शी होता है। क्यों होता है? इसका रीज़न क्या है? तो प्रकाश परावर्तित होकर क्या होता है? लौट जाता है। इसका रीज़न कांच के चूरे का पर जो पड़ने वाला प्रकाश होता है विभिन्न रंगों में प्रकीर्णित हो जाता है, बट जाता है, जिस कारण से पारदर्शी नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि यदि दो समतल दर्पणों को समांतर रखा जाए तो उनसे बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी 2, 4, 1 या अनंत होगी? सभी लोग बताइए। यदि दो समांतर दर्पण को समांतर रखा जाए तो उनसे जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा उनकी संख्या कितनी होगी? तो उनकी संख्या दोस्तों अनंत होती, क्योंकि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, प्रतिबिंबों की संख्या n बराबर 360 डिग्री बटे थीटा -1 होता है। तो 360 बटे थीटा -1 करेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है? इन्फिनिटी होती है, अनंत होती है। इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाए। आकाश नीला दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या पूर्व आंतरिक परावर्तन के कारण। तो आकाश के नीले रंग का दिखाई देना जो कहलाया जाता है उसका सबसे बड़ा रीजन होता है प्रकीर्णन। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है प्रकीर्णन के कारण वह सही हो जाएगा। इसके बाद बात कर रहे हैं आपके अगले प्रश्न की। वस्तु के समान माप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर रखा जाता है। समतल दर्पण के सम्मुख, उत्तल दर्पण के सम्मुख, अवतल दर्पण के सम्मुख, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग बताइए। वस्तु के समान ताप का वास्तविक प्रतिबिंब तब प्राप्त होता है जब वस्तु को उसके वक्रता केंद्र पर जो है रखा जाता है। तो अवतल दर्पण के सम्मुख रखा जाता है। सी ऑप्शन सही कर लीजिए।
इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है जो आप लोगों के स्क्रीन पर दिया गया है। अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे। फोकस पर, वक्रता केंद्र पर, अनंत पर या फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे। किसके बीच रखेंगे? अवतल दर्पण से अपसारी किरण पुंज प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखेंगे, तो वस्तु को कहाँ पर रखेंगे? अनंत पर रखेंगे, ये ध्यान दीजिएगा, या फोकस ध्रुव के बीच रखेंगे। कभी कभी आपको डी ऑप्शन भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीज़ों को कवर कर लेना ही इम्पोर्टेंट है और दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से समझना भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्रश्न पहले समझना कि कौन सा प्रश्न किस लिए पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न को अकॉर्डिंग हमें आंसर को सेलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे ऑप्शन नंबर सी की बात करेंगे। अगला जो प्रश्न दिया गया है बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्न है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है कि कौन सा दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसारित करता है? समतल, अवतल, उत्तल या कोई भी दर्पण नहीं। तो देखिए, जो दर्पण समांतर किरण पुंज को अपसरित कर देता है वह हमारा कहला जाता है उत्तल। कौन सा कहला जाएगा? उत्तल कहला जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है, वह दर्पण है। उत्तल, अवतल, समतल या कोई भी हो सकता है। एक व्यक्ति अपने सामने रखे दर्पण में अपने से बड़ा प्रतिबिंब अगर देख रहा है तो वह दर्पण कौन सा हो सकता है? तो वह दर्पण अगर बड़ा देख रहा है तो अवतल होगा। क्या है? अगर अपने से बड़ा प्रतिबिंब देख रहा है तो वह आपका कौन सा कहला जाएगा? अवतल कहला जाएगा। क्योंकि किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा तथा आवर्धित या बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, उसका प्रतिबिंब सीधा व 3 सेंटीमीटर लंबा बनता है। उत्तल में, समतल में, अवतल में या कह सकते हैं इनमें से कोई भी नहीं बनता है। तो वह दोस्तों आपके अवतल में बनेगा। किसमें बनेगा? एक 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु किसी गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, तो उसका प्रतिबिंब सीधा व 3 सेंटीमीटर लंबा अगर बनता है तो वह कहला जाएगा अवतल कहला जाएगा। क्योंकि 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है और उसका प्रतिबिंब बन रहा है 3 सेंटीमीटर और उसकी मुख्य अक्ष के लंबवत गोली दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी भी है, तो 3 सेंटीमीटर लंबा बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अवतल की बात करेंगे। क्योंकि बड़ा प्रतिबिंब किससे बनता है? अवतल में बनता है। एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई मोमबत्ती रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति होगी। दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर, दर्पण के पीछे 7.5 सेंटीमीटर या कहीं भी नहीं हो सकती है। तो एक 30 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले उत्तल के सामने 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक जलती हुई अगर मोमबत्ती रखी है तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह दर्पण के पीछे लगभग 7.5 सेंटीमीटर के आसपास बनेगा। कहाँ पर बनेगा दोस्तों? दर्पण के पीछे बनेगा। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपको। और इसके लिए फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है? F बराबर 30 बन रहा है तो 30/2 कर देंगे, बराबर 15 सेंटीमीटर U निकल आएगा, यानी बराबर -15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आ गया तो U की वैल्यू माइनस में आएगी। और सूत्र सभी लोग जानते होंगे, 1/U प्लस 1/V बराबर 1/F से, इस फार्मूले से निकाल लेंगे। तो 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U हो जाएगा।
तो 1/v की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 1/15, और माइनस सी तो प्लस में हो जाएगी 1/15, टोटल 2/15 हो जाएगी। 2/15 का आधा कितना होता है, 7.5 होता है, तो दर्पण के पीछे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, लाल और नीले रंगों को मिलाकर प्राप्त रंग होता है। तो लाल और नीले रंग को मिला के कौन सा रंग बनता है, सभी लोग बताइए। लाल और नीले रंग के मिलाने से प्राप्त रंग कौन सा होता है, तो कहीं ना कहीं आपको मेजेंटा की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो आपका मेजेंटा डी दिया गया है वह सही हो जाएगा। कहीं कहीं आपको पीला भी मिल सकता है। देखिए, लाल, हरा और नीला ये प्राथमिक अंग होते हैं। क्या होते हैं, लाल, हरा, हरा हो गया, लाल हो गया और नीला, ये होते हैं प्राथमिक रंग। और अन्य सभी रंगों के इनसे निर्मित किया जाता है, लाल, हरा, नीला से। जब लाल और हरा रंग को मिश्रित किया जाता है, लाल और हरा को मिश्रित किया जाएगा तो फिर पीला रंग आएगा। ठीक है, अब पीले रंग का निर्माण होगा। लाल और नीले को अगर मिलाते हैं, लाल और नीले को मिलाएंगे तो फिर आपका मैजेंटा का निर्माण होता है। और नीले अगर हरे को मिला देते हैं, नीला और अगर मान लीजिए हरा को मिला देंगे तो वहां पे हरे नीले रंग का निर्माण हो जाएगा। लेकिन यही सोचने वाली बात है कि लाल और हरा, नीला तीन चीजें हैं, और लाल में अगर हरा मिलाते हैं तो पीला बनता है, नीला और लाल मिलाते हैं तो मेजेंटा बन जाता है। तो डी ऑप्शन सही कर लेना। प्राथमिक रंग हैं, तो अभी हमने बताया प्राथमिक रंग किस में होगा, लाल, पीला, नीला, लाल, हरा और श्यान, लाल, हरा और नीला, लाल, मैजेंटा और नीला। तो ये हमने ऑलरेडी आपको बता चुका है। ये आपको कमेंट करके बताना है कि प्राथमिक रंग क्या होगा, हमने आपको बता दिया है। वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं, वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो कहीं ना कहीं लाल रंग की बात करते हैं, वर्ण त्रिभुज का अगर जिक्र होता है तो कौन कौन से रंग दिखते हैं, तो लाल, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद जो अगला प्रश्न दिया गया है, श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं, यानी श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। ठीक है, चलिए बताइए सभी लोग। श्वेत प्रकाश तीन मूल रंग, लाल, नीला, हरा। और इन रंगों में अलग अलग जो है बंटवारे से प्राप्त होता है। 7 बंटवारे होते हैं रंग के। तो श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं, तो यहाँ पे 7 की बात करें। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती हैं उनका रंग होता है श्वेत, पीला, लाल, नीला। जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर दे, कहीं कहीं अवशोषित भी दिया रहता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो अवशोषित नहीं, हमें परावर्तित की बात करेंगे। तो परावर्तित की अगर बात करते हैं तो वह कहलाता है श्वेत। अब अगला जो प्रश्न बन रहा है कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं उसका रंग क्या होता है, तो अवशोषित का हमारा रंग हो जाता है काला। सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है काला, और सभी रंगों को परावर्तित कर देती है श्वेत यानी सफेद। सफेद परावर्तित करती है और काला क्या करती है, अवशोषित कर लेती है। निम्नलिखित में से प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक लंबी होती है, हरा रंग, पीला रंग, बैंगनी रंग या लाल रंग होता है, सभी बताइए। प्रकाश के किस रंग की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है, सभी लोग जानते हैं वह रहता है रेड कलर, लाल रंग की बात करते हैं।
तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण की घटना का कारण है। आपने अक्सर नाम सुना होगा, बच्चों को पढ़ाया भी होगा, वर्ण विक्षेपण। देखिए, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होने के कारण जो है वर्ण विक्षेपण की घटना कहलाती है। और इसको एक शब्द में बोला जाए तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न रंगों के लिए भिन्न भिन्न होने के कारण वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन दिया गया कि प्रिज्म पदार्थ का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्घ्य के लिए भिन्न भिन्न होना वर्ण विक्षेपण की घटना का रीजन है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न दिया गया है, बहुत ही प्यारा सा प्रश्न दिया गया है कि जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो प्रकाश के सभी अवयव रंग समान चाल से चलते हैं। लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है, बैंगनी प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। यह प्रकाश के रंग व चाल में कोई संबंध ही नहीं होता है। तो जब श्वेत प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है तो इनमें जो परिवर्तन होता है वह किससे होता है, सभी लोग बताइए। चार ऑप्शंस दिए गए हैं आपके स्क्रीन पर, चारों में से आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो वह होगा लाल प्रकाश सबसे अधिक चाल से चलता है। ये तो सभी जानते हैं, लाल प्रकाश क्या होता है, सबसे अधिक चाल से चलता है। वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है कहलाता है पूर्ण अपवर्तक प्रिज्म, पूर्ण विचलन प्रिज्म, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म, या इनमें से कोई नहीं। तो वह प्रिज्म जो आपतित समांतर किरण पुंज के संपूर्ण प्रकाश को समकोण से विचलित कर देता है वह हमारा कौन सा प्रिज्म कहलाता है? सभी लोग बताइए। बहुत ही अच्छा इंटरेस्टेड प्रश्न दिया गया है और इस इंटरेस्टेड प्रश्न का आप लोगों को फीडबैक करना है, बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। तो पूर्ण परावर्तक प्रिज्म की बात कर देते हैं। इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं दिखाई देता है? ये भी और इंटरेस्टेड प्रश्न आ गया भैया। जी हाँ, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टेड प्रश्न आ चुका है। इंद्रधनुष में निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखाई नहीं देता? हम देखते हैं पीला दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है। क्या आपने काला रंग देखा है, सोचा है कभी आपने? एक बार जब भी मौसम में इंद्रधनुष देखिएगा तो एक बार देखिएगा क्या काला रंग दिखता है, ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है, बढ़ता है, नियत रहेगा या शून्य होगा? तो प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ने पर माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है तो क्या अपवर्तनांक भी बढ़ता है? सभी लोग बताइए। आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य बढ़ाने पर किसी माध्यम के अपवर्तनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह अपवर्तनांक क्या होता है दोस्तों? घटता है। क्या होता है? घटता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश की चाल नहीं बदलती, आवृत्ति बदल जाती है, तरंगदैर्घ्य नहीं बदलती या आवृत्ति नहीं बदलती। तो अपवर्तन की क्रिया में प्रकाश का रीजन क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अपवर्तन की जो क्रिया होती है उसमें जो प्रकाश का रीजन होता है उसमें आवृत्ति जो है नहीं बदलती। डी ऑप्शन सही है। आपके अकॉर्डिंग क्या सही है अवश्य बताइएगा। 30 में से आपने कितना फीडबैक किया ये भी आपको कमेंट बॉक्स में अवश्य शेयर करना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक से हमने 30 प्रश्न किया वो था दोस्तों प्राकृतिक घटनाएं। कल भी हम 30 और प्रश्न लेकर आएंगे प्राकृतिक घटनाएं से।
और जल्द ही जल्द 2-3 1-2 और चैप्टर बचे हुए हैं, कंप्लीट करेंगे और इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। आपके फिर इसके बाद मैराथन क्लास लाएँगे, प्रैक्टिस सेट लाएँगे, मॉडल पेपर लाएँगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम को फ़तेह करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे सिलेक्शन 101% सर्वोपरि है। श्योरमान है, आप सभी का वेलकम, अभिनंदन है। मिलता हूँ 7 पीएम की क्लास पर। जय हिंद, वंदे मातरम।